हेलो स्टूडेंट्स, दर्शा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछले दिनों से आपको लगातार वीडियोस दे रहा हूं, लिटरेचर के भी दे रहा हूं, ग्रामर के दे रहा हूं। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको पढ़ा, मैं लगातार दे रहा हूं वीडियो, जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और उसके बाद वर्ब। तो वर्ब के मैंने कई टॉपिक्स आपको दिए हैं, यहां तक कि आपको वर्ब के मैंने कुल मिलाकर 6 पार्ट्स में आपको दे चुका हूं, अलग अलग वीडियोस। लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो लिटरेचर में मैंने कई वीडियोस दिए हैं, और फिलहाल जो मैं वीडियोस दे रहा हूं लिटरेचर में, वो मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के संबंध में वीडियोस दे रहा हूं, और साथ ही साथ उन पीरियड्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स हुए, राइटर्स हुए, पोइट हुए, ड्रामेटिस्ट हुए, नॉवेलिस्ट हुए या एसेइस्ट हुए, उनके बारे में भी आपका परिचय करा रहा हूं, इंट्रोडक्टरी दे रहा हूं। बीच बीच में मैंने आपको प्रोवर्ब्स के वीडियोस दिए 3 वीडियो, उसका इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी मैंने आपको 2 वीडियोस में अब तक दे चुका हूं, और मैंने 2 वीडियो आपको कंफ्यूजिंग वर्ड के दिए थे। कंफ्यूजिंग वर्ड यानी कि वे शब्द जिनका की हिंदी अर्थ एक होता है, लेकिन सेंस और यूज के आधार पर दोनों शब्द एक दूसरे से डिफर हो जाते हैं, यानी कि प्रयोग अलग अलग हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको दिया था वीडियो सी और वॉच में डिफरेंस। वॉच मीन्स भी देखना, सी मीन्स भी देखना, लुक मीन्स भी देखना। अब तीनों में डिफरेंस क्या है मैंने आपको वीडियो दिया। उसके बाद हियर और लिसन में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको वीडियो दिया, और मैंने आपको कहा था कि ये ऐसे वीडियोस हैं, मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि लगातार चलते रहेंगे, बीच बीच में मैं आपको इनके वीडियो देता रहूंगा। तो आज उसी क्रम में मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ड का आज ये पुनः पार्ट 3 लेकर आया हूं, यानी कि तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। इनके कोई पार्ट तो नहीं होते, लेकिन चूंकि मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ड के 2 वीडियोस दे चुका हूं, तो मैं उनको पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, पार्ट 1, पार्ट 2 और तीसरा आज पार्ट 3। आज हम लोग कुछ ऐसे शब्दों का डिस्कशन करेंगे जिनका हिंदी अर्थ समान निकलता है, और लेकिन यूज के आधार पर वे डिफर हो जाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको दे रहा हूं। मेरे जितने भी स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड या ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी करे हुए हैं, और जो यूपी टेट पास किए हुए हैं जूनियर लेवल का, उनके लिए साहब वैकेंसी आने वाली है। 2-3 दिन में आपका बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा, वैकेंसी के फॉर्म पढ़ना आरंभ हो जाएंगे। और अब की बार सबसे अच्छी चीज उन्होंने ये रखी है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी के लिए, कि अगर आप जूनियर टेट क्वालिफाई हैं और मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहा है, बीएड टीचिंग में भी आपके पास इंग्लिश रहा है, तो कहने का तात्पर्य आप अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश से ही इस परीक्षा की, आप इसको सुपर टेट कह सकते हैं जूनियर, इसकी तैयारी कर सकते हैं। सुपर टेट प्राइमरी की तरह इसमें भी कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा, और इसमें क्या होगा कि 100 मार्क्स का आप चाहे हिंदी भाषा के विद्यार्थी हो, चाहे अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी हो, चाहे आप संस्कृत भाषा के विद्यार्थी हो, तो 3 भाषाओं में अलग अलग ये आप फॉर्म डाल सकते हैं। मेरे आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट जिनके पास बीएड में टीचिंग रही है इंग्लिश, जिसमें कि 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर आएगा और 50 मार्क का जीएस और रीजनिंग आएगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार जो आपको वीडियोस दे रहा हूं, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हो, चाहे वो ग्रामर के वीडियो हो, चाहे इडियम्स हो, चाहे प्रोवर्ब्स हो, ये सभी वीडियोस में आपको वो दे रहा हूं जो कि आपकी आगामी परीक्षा जो होनी है जूनियर टेट वाली, उसमें भी यही टोटल आपका सिलेबस है और यही चीजें आएंगी। तो सबसे पहले तो मैं यहां एक बताता हूं कि अगर आप मैनपुरी शहर में नहीं रहते, मैनपुरी के आसपास भी नहीं रहते, कहीं दूर रहते हैं, मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको भरकर कोशिश करूंगा, जितना मैक्सिमम मैं आपको तैयारी करवा सकता हूं वीडियोस के माध्यम से, वो मैं करवाऊंगा। और यदि आप मैनपुरी शहर में रहते हैं
तो मैं आपको बता दूं 15 तारीख के बाद मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ जूनियर टेट की तैयारी कराने के लिए, जूनियर सुपर टेट की तैयारी कराने के लिए इंग्लिश विषय। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। तो इंग्लिश विषय में तैयारी कराऊंगा। जीएस और रीजनिंग जो आपका 50 नंबर का है वो आपको अन्य स्थान पर अन्य बुक से तैयार करना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश की जहां तक बात है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ, चाहे वो लिटरेचर हो चाहे वो ग्रामर हो, आपका 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा वही आएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप मैनपुरी के आसपास के स्टूडेंट हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें। मैं अभी आपको इस वीडियो में अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप मैनपुरी के आसपास के रहने वाले हैं तो आप उस बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि कंफ्यूजिंग वर्ड मैंने लिखा है, कंफ्यूजिंग वर्ड पार्ट 2, तो आज मैंने पहले 2 शब्द लिए हैं, जॉब और वर्क। जॉब और वर्क दोनों का हिंदी अर्थ होता है काम। आप जॉब कर रहे हैं यानी कि आप काम कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं यानी कि आप, तो दोनों का हिंदी अर्थ, जॉब का भी हिंदी अर्थ काम और वर्क का भी हिंदी अर्थ काम। सॉरी। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि जॉब का यूज हम कहां करेंगे और वर्क शब्द का यूज हम कहां करेंगे साहब। तो सबसे पहले हम लोग जॉब की बात करते हैं। मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं जॉब के लिए और मैंने वर्क के लिए भी 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तो सबसे पहले जॉब की बात करते हैं। तो जॉब कहते हैं हम, जॉब इज ए रेगुलर एक्टिविटी, यानी कि जब आप कोई कार्य रेगुलर तौर पर करते हैं, रेगुलर यानी कि नियमित तौर पर, जब आप कोई कार्य नियमित तौर पर करते हैं, दैट यू डू, यानी कि जब आप कोई कार्य रेगुलर यानी कि नियमित तौर पर करते हैं, कोई भी एक्टिविटी जिसको आप व्यवसाय कह सकते हैं, ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, प्रोफेशन कह सकते हैं। अच्छा, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन दोनों का अर्थ होता है आपका व्यवसाय। तो जब आप कोई कार्य नियमित तौर पर व्यवसायिक तौर पर करते हैं, व्यवसाय के रूप में करते हैं, तब उसको आप क्या कहेंगे, जॉब कहेंगे साहब। ठीक है ना। जब कोई कार्य आप नियमित तौर पर करते हैं व्यवसाय के तौर पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, जॉब कहेंगे। दूसरा पॉइंट, यू रिसीव मनी फॉर दिस एक्टिविटी। जब आप जॉब शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो जॉब का मतलब होता है कोई ऐसा कार्य जिसको करने के एवज में आपको धन प्राप्त होता है। जॉब क्या होता है, कोई ऐसा कार्य जिसको करने के एवज में आपको धन प्राप्त होता है। जैसे कि टीचिंग जॉब है, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स जॉब है, इंजीनियर्स जॉब करते हैं, क्योंकि उनको अपने कार्य के जो वो करते हैं उसके बदले पैसा मिलता है। तो 2 बातें आप ध्यान रखिए, एक तो वो कार्य जो कि आप रेगुलर एक्टिविटी के तौर पर करते हैं और जिसको करने से हमें धन प्राप्ति होती है। रेगुलर एक्टिविटी किस रूप में, व्यावसायिक तौर पर, और जिसको करने से आपको धन प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, जॉब। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा, जॉब इज ए रेगुलर नाउन। अगर हम ग्रामर की भाषा में बात करें तो जॉब शब्द जो है हमारा वो एक नाउन है। क्या है, नाउन। तो पहले फटाफट जो 3 बातें हैं उनको समझ लीजिए। जब आप कोई भी कार्य नियमित तौर पर व्यवसायिक रूप से करते हैं तब उसके लिए शब्द यूज होगा जॉब। दूसरा, जब कोई आप कार्य ऐसा करते हैं जिसको करने के एवज में आपको धन की प्राप्ति होती है तो आप उसको कहेंगे जॉब। और तीसरा, जॉब जो है वो हमारा एक रेगुलर नाउन होता है। क्या होता है साहब, रेगुलर नाउन होता है। ठीक। अब जैसे मैंने आपके लिए 2 एग्जांपल लिखे। मान लीजिए आपसे कोई पूछ बैठे, डू यू हैव ए फुल टाइम जॉब, क्या आप जॉब करते हैं, क्या आपके पास फुल टाइम जॉब है। एक तो पार्ट टाइम जॉब होती है, जैसे मान लीजिए पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब क्या होता है। मान लीजिए ऑफिशियल टाइम होता है, इंडिया में हम लोग रहते हैं तो ऑफिशियल टाइम होता है हम लोग 10 से 5 की जॉब, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, ये हो गई रेगुलर जॉब। अब मान लीजिए आप एज ए स्टूडेंट हैं,
स्टूडेंट आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप 10 से 5 की जॉब नहीं कर सकते। उन्होंने कहा किसी होटल में काम कर लेते हैं, ठीक, तो उन्हें होटल में काम कहा, उन्होंने 10 से हम 4 हमारा कॉलेज है, उन्हें 5 बजे से रात के 8 बजे तक हम जॉब कर ले रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे पार्ट टाइम जॉब। आप अपने दो काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके एवज में आपको धन प्राप्त हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्ट टाइम जॉब। दूसरा मैं कह सकता हूं आई लव माई जॉब। मैं क्या हूं, टीचर हूं साहब, और टीचर होने के नाते मैं ये कह सकता हूं आई लव माई जॉब, मुझे अपने जॉब से प्रेम है, क्योंकि मेरे जॉब करने से क्या होता है, मुझे एक तो धन की प्राप्ति होती है, मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूं, साथ ही साथ मेरी जो प्रसिद्धि है, फेमस मैं हूं, तो वो भी काय के कारण हूं, अपनी इस जॉब के कारण, टीचिंग जॉब के कारण, तो इसलिए मैं कह सकता हूं आई लव माई जॉब। तो ये तो हो गया जॉब के बारे में। अब कर लेते हैं वर्क की बात। वर्क रेफर्स टू द एक्टिविटी डन टू accomplish a goal। वर्क रेफर्स टू द एक्टिविटी डन टू accomplish a goal। कहने का तात्पर्य, जब हम किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जब हम किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई कार्य करते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। यहां क्या था, जॉब। जॉब हम क्या करते हैं, व्यवसायिक तौर पर जब कोई काम हम रेगुलर करते हैं तब वो कहलाती है जॉब। वर्क क्या है, किसी भी एक कार्य की पूर्ति के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है साहब। दूसरा, वर्क कैन बी डन बोथ इनसाइड और ऑफिशियल जॉब एंड आउटसाइड जॉब। जैसे मान लीजिए आप एक जॉब में, मैं एज ए टीचर में हूं और मेरे प्रिंसिपल सर मुझसे कहें कि विशाल, आज तुम्हें अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ, एज ए टीचर जो तुम्हारा काम है उसके साथ आज तुम्हें एनएसएस का कैंप है और उसको भी देखभाल तुम्हें करनी है, ठीक है। तो मैं जॉब करता हूं एज ए टीचर, लेकिन अगर मैं एनएसएस का वर्क देख रहा हूं, एनएसएस देख रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी, एनएसएस जो होता है हमारा नेशनल सोसाइटी सर्विस, राष्ट्रीय सेवा योजना, तो उसमें क्या होता है कि हम, अगर मैं उस काम को भी साथ में देखता हूं तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वर्क, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए एवज में मुझे अलग से पैसे प्राप्त नहीं होंगे, ठीक, बल्कि मेरा कार्य क्या होगा, सिर्फ उस कार्य की पूर्ति कर देना। दूसरा क्या है, हाँ, जैसा मैंने कहा, वर्क कैन बी डन इनसाइड एन ऑफिशियल जॉब एंड आउटसाइड जॉब। अब मैं एज ए टीचर कॉलेज जाता हूं और टीचर के रूप में मैं एनएसएस का काम कर रहा हूं, तो मैं इनसाइड जॉब कर रहा हूं। आउटसाइड जॉब, आप कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं, जैसे मैं टीचर हूं, ठीक, और टीचिंग के साथ साथ पता लगा कि मेरा मन हुआ आज गार्डनिंग करने का, बागवानी करने का, तो भैया जब मैं बागवानी कर रहा हूं तो वो क्या हुआ, आउटसाइड जॉब। मैं टीचर हूं लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, एक आउटसाइड जॉब कर रहा हूं, और जिसको करने के बदले मुझे कोई पैसा प्राप्त नहीं होगा, वो मेरा एक आउटसाइड जॉब है, ठीक साहब, तो मैंने आउटसाइड जॉब कर लिया। तीसरा, वर्क इज ए वर्ब। जॉब क्या था, एक रेगुलर नाउन, वर्क क्या है, एक आपका वर्ब एंड आल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। तो दोनों चीजें हैं, वर्क एक वर्ब भी है और वर्क एक नाउन भी है। वर्क एक वर्ब भी है, जैसे वर्क, 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 तो वर्ब हो गई साहब, और वर्क हमारा क्या है, नाउन भी है। जैसे मैं कहूं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, तो जब वर्क इज वर्शिप की बात मैं करता हूं तो वो क्या बन जाता है, हमारा नाउन। और मैं कहूं आई डू माई वर्क ऑनेस्टली, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं, तो इस सेंटेंस में वर्क क्या हो गया, वर्ब हो गई हमारी। तो आई वर्क वेरी हार्ड, यहां वर्ब क्या हो गया आपका, वर्ब के रूप में। और आई हैव सम वर्क टू डू इन गार्डन, मुझे बगीचे में कुछ काम करने हैं, यहां वर्क हमारा क्या हो गया भाई, आई हैव सम वर्क टू डू इन गार्डन, मुझे बगीचे में कुछ काम करने हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब हम फटाफट दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं, पहला पॉइंट और पहले पॉइंट से कंपैरिजन। जब हम, जॉब का मतलब क्या होता है, जब हम कोई कार्य व्यवसायिक तौर पर करते हैं, जो भी रेगुलर एक्टिविटी के रूप में, यानी कि नियमित कार्य के रूप में, तो वो क्या कहलाता है, जॉब। वर्क क्या है, वर्क हमारा कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। ये रेगुलर एक्टिविटी आप नहीं कह सकते, बल्कि क्या है, क्या है ये, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। दूसरा,
काम करने के बदले यू रिसीव मनी फॉर दिस एक्टिविटी, यानी कि जॉब के रूप में आप कोई कार्य करते हैं तो उसके बदले आपको क्या मिलता है भाई, धन की प्राप्ति होती है। क्या होता है, धन की प्राप्ति होती है। अब जो तीसरे पॉइंट की हम लोग प्रेफरेंस की बात कर रहे थे, मैंने कहा जॉब इज ए रेगुलर नाउन। जॉब हमारा क्या है, रेगुलर नाउन। और इधर वर्क क्या है हमारा, एक तो वर्ब है और साथ ही साथ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है साहब। तो ये सबसे बड़े बेसिक डिफरेंस होते हैं जॉब और वर्क में। 2-3 बातें याद कर लो साहब, काय इतना लंबा चौड़ा याद करोगे। जॉब व्यावसायिक तौर पर जब हम कोई कार्य करते हैं एक रेगुलर एक्टिविटी के तौर पर, जिसको करने के बदले हमें धन प्राप्त होता है, वो हमारा कहलाता है जॉब। वर्क क्या होता है कि जब हम कोई कार्य ऐसा भी करते हैं कि जिसके बदले करने से हमें कोई धन की प्राप्ति नहीं होती और कोई आवश्यक नहीं है कि उस कार्य को हम रेगुलर तौर पर करते हो, तब हम उसको क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं साहब। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड वर्क। स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। अब दूसरा मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग जो डिफरेंस है वो मैं लेके आया हूं शब्द हाउस और होम। आप लोग प्रायः कंफ्यूज होते हैं कि साहब हाउस शब्द का यूज कहां होता है और होम शब्द का यूज कहां होता है, क्योंकि हाउस का मीन्स भी होता है घर और होम का मीन्स भी होता है घर। तो जरूरी ये है, इस वीडियो को आप यदि आज मेरे अंत तक देखेंगे तो फिर हाउस और होम में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, मतलब हाउस और होम में आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि ये ऐसे शब्द है, जैसे मैं घर जा रहा हूं, अब समस्या ये हो जाती है, कुछ बच्चे कह देते हैं आई एम गोइंग टू होम, तो कुछ बच्चे कह देते हैं आई एम गोइंग टू हाउस। अब उनसे कहो कि भैया आपका गलत है, आपका सही है, तो प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं, सर हाउस में भी घर और होम में भी घर। फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हाउस की बात कर लेते हैं। इट इज ए परमानेंट स्ट्रक्चर ए बिल्डिंग। पहली लाइन, हाउस हमारा क्या होता है, एक परमानेंट स्ट्रक्चर या एक इमारत। परमानेंट स्ट्रक्चर या एक इमारत। इमारत का मतलब एक ऐसा स्थान जो कि निश्चित हो, निश्चित स्थान पर हो और निश्चित स्थान पर बना रहे, वही तो परमानेंट हुआ। लंबे समय तक एक स्थिर स्थान पर रहने वाला, वही तो परमानेंट हुआ। तो ये हुआ आपका परमानेंट स्ट्रक्चर ए बिल्डिंग। दूसरा, इट रेफर्स टू ए बिल्डिंग इन विच समवन लिव्स। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, हाउस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इमारत जिसमें कोई रहता हो। एक ऐसी इमारत जिसमें कोई रहता हो। ध्यान रखना, समवन लिव्स, कोई रहता हो की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। तीसरा, इट इज स्टिल ए हाउस इवन इफ देयर इज नो वन लिविंग इनसाइड द हाउस। यानी कि एक ऐसी इमारत, मैं हाउस यहां लिख दिया, मैं यहां एक हाउस की जगह बिल्डिंग लिख दूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए। इट इज स्टिल ए हाउस, आप किसी इमारत को तब भी घर कहेंगे चाहे भले ही कोई उसमें ना रहता हो। उस मतलब कोई इमारत बनी खड़ी है, चाहे भले ही उस इमारत में कोई ना रहता हो, लेकिन अगर उसका शेप एक घर की तरह बना हुआ है तो आप उसको क्या कहेंगे, हाउस कहेंगे। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जब हॉरर मूवी देखते हैं तो लोग पुरानी कोई इमारत दिखा दी गई, नोबडी लिव्स इन, कोई उसमें नहीं रहता, ठीक, स्पिरिट्स रहती है, आत्माएं रहती हैं। तो उसके लिए अगर शब्द यूज किया जाए तो क्या करेंगे हम, शब्द यूज होगा हाउस, ठीक। चाहे भले ही कोई लिविंग बीइंग उसमें ना रहता हो, लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर एक मकान की तरह बना हुआ है, वह इमारत एक मकान की तरह बनी हुई है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हाउस शब्द यूज करेंगे। तो मैंने आपको हाउस के लिए 3 बातें बताई साहब। एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूं, इट इज ए परमानेंट स्ट्रक्चर ए बिल्डिंग, एक ऐसी इमारत जो कि एक नियत स्थान पर परमानेंट रूप में हो, उसको हम क्या कहेंगे, हाउस कहेंगे।
दूसरा, इट रेफर्स टू ए बिल्डिंग इन विच समवन लिव्स। यह एक ऐसी इमारत होती है जिसमें कोई रहता है। क्या होती है? यह एक ऐसी इमारत होती है जिसमें कोई रहता है। और तीसरा ये कि इट इज स्टिल हाउस इवन इफ देयर इज नो वन लिविंग इनसाइड द बिल्डिंग। अगर कोई उस इमारत के भी अंदर नहीं भी रहता है, लेकिन उसका रूप जो है वो एक मकान की तरह है, तो भी आप उसको क्या कहेंगे? हाउस कहेंगे। क्या कहेंगे साहब? हाउस कहेंगे। अब होम की बात कर लेते हैं, फिर दोनों में कंपैरिजन करते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। इट इज ए प्लेस वेयर यू लिव और द लोकेशन वेयर यू फील दैट यू बिलोंग। बड़ी अच्छी बात कही साहब। यह एक ऐसा स्थान होता है जहां आप रहते हैं। यह एक ऐसा स्थान होता है जहां आप रहते हैं, या एक ऐसी लोकेशन वेयर यू फील दैट यू बिलोंग, जहां आपको यह फील होता है कि आप वहां से बिलोंग करते हैं। दो बातें हैं पहले पॉइंट पर। एक तो वो कि पहली बात जहां आप रहते हैं, और दूसरी बात जहां से आप बिलोंग करते हैं। चाहे भले ही ना रहते हो, लेकिन जहां से आप क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। दूसरा, रिप्रेजेंट कंफर्ट एंड सेफ्टी। हमारा जो साहित्य होता है ना साहब, उसमें कई बार सिंबॉलिक मीनिंग आते हैं चीजों के। सिंबॉलिक मीनिंग यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके प्रतीकात्मक अर्थ निकलते हैं। अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं तो 2-3 शब्दों की बात करूंगा, मैं इनके लिए भी वीडियो दे दूंगा। मेरे पास इतना मटेरियल है आपको पढ़ाने के लिए कि आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन विशाल सर के वीडियो समाप्त नहीं होंगे आपको पढ़ाते पढ़ाते। जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि साहब अगर बारिश हो रही है तो अंग्रेजी साहित्य के अनुसार बारिश का क्या अर्थ होता है, किस बात का बारिश प्रतीक है? हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य के अनुसार आप कहेंगे कि बारिश खुशहाली का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि साहब बारिश में हर जगह हरियाली होती है। बारिश में क्या होता है? हरियाली होती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर अंग्रेजी साहित्य की हम बात करें तो अंग्रेजी साहित्य में हम कहते हैं कि बारिश जो है वो दुख का प्रतीक होती है। बारिश काय का प्रतीक है? उन्होंने कहा दुख का प्रतीक है। क्यों है साहब? कारण है, जब बारिश होती है, जब अंग्रेजी साहित्य की बात करते हैं तो अंग्रेजी साहित्य को इंग्लैंड से जोड़ते हैं साहब। इंग्लैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां का वेदर जो है बहुत अनइवन रहता है। अभी धूप निकली हुई है, कहो 1 घंटे में बारिश होने लगे। इसीलिए वहां के लोग जो है वो प्राय अपने हाथों में छाता और सिर पर टोप लगाकर चलते हैं। उसका कारण है ये कि वहां कभी भी बारिश हो सकती है। तो क्या होता है कि बारिश जो है वो काय का प्रतीक उनके लिए है? परेशानी का। आप मार्केट जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, आपके घर में कोई शादी है, आपके घर में कोई फंक्शन है, अभी धूप निकल रही है, कोई 1 घंटे में बारिश होने लगे। अगर बारिश हो गई तो आपकी सब डेकोरेशन खराब हो गई। आप जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम अटक गया, तो वो काय के प्रतीक हुआ आपके लिए? परेशानी का, ट्रबल का, समस्या का। ठीक है ना? तो बारिश काय का प्रतीक हो गई आपकी? समस्या का। इसी प्रकार से घर एक ऐसा शब्द है जब इंसान बहुत अधिक परेशान होता है, कोई समस्या उस पर आती है, तो उसको उस समय सब कुछ खराब लगता है सिवाय एक चीज के, और वो होता है उसका घर। तो इसलिए घर काय का प्रतीक है साहब? कंफर्ट का, आराम का, सेफ्टी का, सुरक्षा का। घर काय का प्रतीक होता है साहब? आराम का और सुरक्षा का। क्लियर? तीसरी पॉइंट है, इट कैन यूज ऑल्सो फॉर द टाउन, सिटी एंड कंट्री वेयर यू ग्रीव अप। कोई आवश्यक नहीं है कि होम शब्द उसी शब्द के लिए इस्तेमाल हो जहां आप रहते हैं, बल्कि होम शब्द का प्रयोग आप तब भी कर सकते हैं जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ, चाहे वो कोई गांव हो, चाहे वो कोई टाउन हो, चाहे वो कोई शहर हो, और चाहे वो कोई देश हो जहां आप पले बड़े, उसको भी हम क्या कहते हैं? होम कहते हैं। क्योंकि वहां क्या लगता है साहब? वेयर फील दैट यू बिलोंग।
क्योंकि आपको हमेशा एक चीज वहां से जोड़े रखती है कि आपको यह फील होता है कि आप वहीं से जुड़े हुए हैं। हमारे कई साथी हैं, आपके भी होंगे, रिलेटिव होंगे, पता लगा कोई इंडिया के बाहर रहता है, ठीक है साहब। अगर उनसे पूछा जाता है वेयर इज योर होम कंट्री, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे साहब? उनका इंडिया कहेंगे। तो वहां ये नहीं पूछा जाता वेयर इज योर हाउस कंट्री, क्या पूछा जाता है? होम कंट्री। अब मान लीजिए इंडिया का इंडिया में रह रहे हैं, मान लीजिए हम लोग मैनपुरी में रहते हैं, मैं मैनपुरी में रहता हूं, मेरा भाई जो है वो पता लगा हरियाणा में रहता है, लेकिन हरियाणा में अगर उससे कोई पूछेगा तो उससे क्या पूछेगा? वेयर इज योर होम टाउन, वेयर इज योर होम सिटी, क्या रिप्लाई होगा उसका? उनका मैनपुरी, क्योंकि वहां वो क्या हुआ? पला बड़ा। ठीक, तो होम शब्द का इस्तेमाल जो है वो हम 3 स्थितियों में करते हैं साहब। पहला, वह स्थान, वह लोकेशन जहां पहली बात तो आप रहते हैं, तब आप होम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हाउस शब्द का कहां इस्तेमाल करते हैं? जहां कोई और रहता है। हाउस का मतलब जहां कोई संबंध, कोई रहता है, लेकिन होम शब्द जहां आप रहते हैं। दूसरी बात, वेयर यू लिव और द लोकेशन वेयर यू फील दैट यू बिलोंग, एक ऐसी लोकेशन जहां से आपको यह एहसास होता है कि साहब आप यहां से बिलोंग करते हैं, आप यहां से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, हाउस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग तक सीमित है, और होम क्या है? रिप्रेजेंट कंफर्ट एंड सेफ्टी। होम क्या देता है आपको? कंफर्ट देता है और सेफ्टी देता है। इट कैन यूज ऑल्सो फॉर द टाउन, सिटी एंड कंट्री वेयर यू ग्रीव अप। होम शब्द का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब कोई जरूरी नहीं आपके वहां रह रहे हैं तभी आप होम शब्द का इस्तेमाल करें, नहीं साहब। जहां आपका जन्म हुआ, जहां आप पले बड़े, चाहे वो कोई टाउन हो, चाहे सिटी हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे कोई विलेज हो, आप उस शब्द के लिए भी काय का इस्तेमाल करते हैं, वहां के लिए उनका साहब होम का। काय का इस्तेमाल करते हैं? होम का। ठीक, अब उन्होंने कहा, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं, मैंने कहा वी शैल मीट एट राम्स हाउस टुडे, आज हम राम के घर मिलेंगे, आज हम राम के घर मिलेंगे। अब राम कौन है? कोई संबंध है ना, राम कौन है साहब? कोई संबंध है ना। आज हम राम के घर मिलेंगे, तो राम कौन हुआ? संबंध हुआ, कोई और। ठीक है, किसी अन्य के यहां मिलते हैं तो कोई और उधर रहता है, राम रहता है, तो इसलिए मैंने शब्द काय का इस्तेमाल किया? हाउस का। हम कहां मिलेंगे? राम के घर। और आई एम गोइंग टू राम्स हाउस आफ्टर लंच, मैं आज लंच के बाद राम के घर जाऊंगा, मैं आज लंच के बाद राम के घर जाऊंगा, क्योंकि वो घर मुझसे बिलोंग नहीं करता। किससे बिलोंग करता है? राम से। ठीक, तो समवन लिव्स इन देयर, कोई वहां रहता है। भाई स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, कोई वहां रहता है, तभी तो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं हाउस। होम क्या है? दे हैव ए ब्यूटीफुल होम इन आगरा, दे हैव ए ब्यूटीफुल होम इन आगरा, उनका आगरा में एक सुंदर मकान है। भाई उनका सुंदर मकान है, इसका मतलब क्या हुआ? वो आगरा के उस मकान में रहते हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूं दे के माध्यम से, वो आगरा के उस मकान में रहते हैं। दूसरा, मैनपुरी इज माई होम टाउन, मैं अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चला जाऊं और कोई पूछ बैठे वेयर इज योर होम टाउन या व्हाट इज द नेम ऑफ योर होम टाउन, देन आई विल से मैनपुरी इज माई होम टाउन। मेरा होम टाउन क्या है? मैनपुरी है, क्योंकि मैं यहां पैदा हुआ, यही पला बड़ा। तो हाउस और होम में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब हम बात अपनी करते हैं स्वयं की, तब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं होम, और जब हम बात संबंध करते हैं, किसी और की करते हैं, तो शब्द इस्तेमाल होता है हाउस। सबसे बड़ा डिफरेंस आप ये समझ के चलिए। ठीक, जब हम अपनी बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? होम,
और जब हम किसी और की बात करते हैं तब वो हो जाता है हाउस। बिल्डिंग दोनों है, स्ट्रक्चर दोनों है, वो भी मकान है, हाउस भी मकान है, होम भी मकान है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है वहां कोई रहता है या कोई नहीं रहता। कोई रहता है कोई नहीं रहता तब हम करेंगे हाउस, और हम रहते हैं या नहीं रहते जब अपनी बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या, होम। और सिर्फ मकान से मतलब नहीं है होम का साहब, जहां पैदा हुए, जहां पले बड़े, अगर उसकी बात भी की जाती है तब भी हम शब्द इस्तेमाल करते हैं होम। तो ये तो बात हुई भाई आज के आपके जो यूजेस ऑफ डिफरेंट वर्ड्स हैं उनकी। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आपकी जूनियर टेट की वैकेंसी आ रही है, सुपर टेट की, जिसमें अगर मेरा कोई भी स्टूडेंट जो कि मेरे वीडियोस को फॉलो करता है, मैनपुरी में रहता है, मैनपुरी के आसपास कहीं रहता है, और यदि वह अंग्रेजी विषय पढ़ना चाहता है, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं 100, अगर आपके पास बीएड में टीचिंग इंग्लिश है तो आपके लिए 100 नंबर की इंग्लिश आएगी, और मैं प्रॉमिस करता हूं मेरा पढ़ाया हुआ 100 आउट ऑफ 100 आएगा, पूरा लिटरेचर। ठीक है, अब जरा हम थोड़ा सा 2 मिनट में आपका और लूंगा, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। 4 चीजें जो सुपर टेट की जब मैं बात करता हूं तो कुल मिलाकर अभी जो सिलेबस उसका जो आया है उसके आधार पर हम लिटरेचर को 4 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं साहब। कितने टॉपिक में? उन्होंने कहा 4 टॉपिक में। अब वो 4 टॉपिक कैसे होंगे वो जरा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। एक तो लिटरेचर का टॉपिक है साहब। अब लिटरेचर का टॉपिक क्या है वो समझिए। उन्होंने कहा लिटरेचर के टॉपिक में उन्होंने आ गया आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आपका संबंध कराना। अब दूसरी बात, पहला क्या है, जैसा मैं बोल रहा हूं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब मैं लगातार आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस दे रहा हूं जिसमें मैं आपको पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो 4 पार्ट्स में आपका डिवाइड है। पहला है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जैसा कि मैंने कहा, दूसरा है आपका ग्रामर, तीसरा है अनसीन पैसेज, और चौथा है राइटर्स जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क। तो मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो आपको दूंगा जिसमें आपको विस्तारित रूप से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और मैं आपको कितना मैक्सिमम पढ़ा सकता हूं। ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप मैनपुरी या मैनपुरी के आसपास के अगर कहीं के बिलोंग करते हैं तो मैं नया बैच स्टार्ट करूंगा और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर जो है वो है आपका 9410201888। ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।